गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे जिन बैक्टीरिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग हम तक पहुंच जाते हैं। उसी क्रम में आज मैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में बताने वाली हूँ। ये वाला बैक्टीरिया, जिसे हम सामान्यतः सॉइल बैक्टीरिया कहते हैं, मिट्टी के अंदर पाया जाता है और इसके द्वारा टेटनस नामक की बीमारी होती है, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है। टेटनस रोग सर्वव्यापी है, सब जगह पाया जाता है और किसी भी घाव या चोट युक्त स्थान हो और वो यदि टेटनस के बीजाणु के संपर्क में आ जाए तथा साथ ही अवायवीय यानी कि एनारोबिक कंडीशन हो तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। आपको बताऊं बच्चों, हमारे कहीं पे उपस्थित जो घाव है, अगर आपने सुना होगा सामान्य दिनों में उसे कहते हैं कि ऐसे खुला छोड़ दो तो जल्दी बढ़ जाएगा। हमेशा नहीं, जैसे कि कोई मक्खी वक्खी नहीं बैठे, लेकिन जैसे अपन नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो कई बार कहा जाता है कि इसको खुला छोड़ो तो जल्दी बढ़ जाएगा। बिकॉज जब हम उसको थोड़ा खुला छोड़ते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलने लग जाती है और ऑक्सीजन मिलने के कारण ये जो एनारोबिक कंडीशन है वो ख़त्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनारोबिक कंडीशन में ये टेटनस का बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो देखिए, सामान्यतः स्पोर्स इसके जो हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं और संक्रमण के लिए, जैसे संक्रमण युक्त कील हो, ब्लेड हो, पिन हो, गुलाब के कांटे हैं, मिट्टी है, उनमें ये जीवाणुओं की उपस्थिति, जीवाणुओं के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वहाँ उपस्थित रहते हैं और वहाँ से बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। यदि ये बीजाणु कम संख्या में होते हैं तो WBC के द्वारा नष्ट करते जाते हैं। लेकिन यदि हमारी इम्यूनिटी कम है और यदि हमारे पास DPT का कोई टीका नहीं लगा हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो अवस्था हमारे लिए घातक हो जाती है और इनका परिपक्वन काल बहुत कम होता है। तो कई बार जैसे यदि कोई सर में चोट लगी हुई है और उस समय यदि टेटनस के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत जल्दी इसके लक्षण स्पष्ट नज़र आते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसकी शेप देख ही रहे हैं बच्चों। इसकी जो शेप है वो ग्राम पॉजिटिव है, बेलनाकार है और 4 से 8 माइक्रोन लंबा होता है। इसका जो सिरा है वो आप देखिए टेबल टेनिस के रैकेट के समान होता है या ड्रम बजाने की लकड़ी के समान होता है। इनका अगर कल्चर करा जाए तो कल्चर के अंदर एनारोबिक कंडीशन चाहिए और इसके लिए उचित तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, pH का मान 7.4 हो। उस समय ये बैक्टीरिया अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रॉड के आकार का है, 2.5 माइक्रोन लंबा है, टेनिस रैकेट के समान है और सामान्यतः ये एनारोबिक कंडीशन जो अवायवीय अवस्था है, उस अवस्था में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ऊष्मा के प्रति इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। यानी कि अगर आप ऑटोक्लेव में भी 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक 20 मिनट तक भी उबालें तो भी बैक्टीरिया की उपस्थिति आप देख सकते हैं। मिट्टी में ये बीजाणु कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और कई एंटीसेप्टिक के प्रति ये रेजिस्टेंस पाई जाती है, प्रतिरोधी होते हैं। 5% फिनॉल या 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड के विलयन से भी ये नष्ट नहीं होते। लेकिन ये देखा गया है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड यानी कि H2O2 के द्वारा जितने भी बीजाणु हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं।
इसके द्वारा दो प्रकार के टॉक्सिन्स साबित होते हैं। देखो, एक है टेटनोलाइसिन। टेटनोलाइसिन जो है वो हीमोलाइसिन प्रकार का होता है। हीमोलाइसिन का मतलब होता है जो कि सीधे रक्त पे क्रिया करता है, और जो रक्त पे क्रिया करेगा उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिन। तो टेटनोलाइसिन जो है वो हीमोलाइसिन प्रकार का टॉक्सिन होता है। और दूसरा है टेटनोस्पाज्मिन जो कि न्यूरोटॉक्सिन का होता है, और सीधे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना असर देता है। तंत्रिका जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होकर मल्टीप्लाइड हो जाता है, गुणित हो जाता है, तो सीधे ही ये इसका प्रभाव हमारी मांसपेशियों पे नज़र आने लगता है। देखिए, होता क्या है कि ये टॉक्सिन्स तंत्रिका के सिरों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिवहित हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सर्कुलेट हो जाते हैं, और तंत्रिका ऊतकों के गैंग्लियोसाइड द्वारा टॉक्सिन्स को फिक्स कर दिया जाता है। इन टॉक्सिन्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी पीछे मेरुरज्जु, उसमें सिनेप्टिक इनहिबिशन का मतलब होता है बच्चों, हमारे जो कोई भी प्रेरणन हमको मिलता है, तंत्रिका तंतुओं को प्रेरणन या इंडक्शन मिलता है, उसको एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका पे पहुंचने का कार्य सिनेप्स के द्वारा होता है। तो वो जो इंडक्शन है, वो जो हमारे आगे पहुंचने का प्रोसेस है, वो रुक जाता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक इनहिबिशन, सिनेप्टिक अवमंदन। और जैसे ही आपको कोई प्रेरण तंत्रिका तंत्र से नहीं मिल रहा है तो उसका सीधा असर आपकी मांसपेशियों पे नजर आएगा। अब क्या होगा कि एक भाग की पेशी में जब संकुचन होता है तो उसी समय सामान्यतः उसी के संगत दूसरी पेशी शिथिल होती है ताकि संकुचन का विरोध ना हो, क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्शन में है तो दूसरी रिलैक्सेशन में है। तो ये प्रोसेस हमारे शरीर में हर समय चलता रहता है, तभी हमारा शरीर कार्य करते हुए भी थकता का नहीं है। लेकिन जैसे ही टेटनस के न्यूरोटॉक्सिन्स आते हैं तो ये क्या करते हैं कि रिलैक्सेशन पाथवे, यानी कि जो शीतलन वाला पाथवे है, उसको रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। इस कारण क्या होता है, पेशी के जो दोनों युग्म हैं, दोनों में ही संकुचन चालू हो जाता है, और कंटिन्यूअस पेशी अगर मांसपेशियां कंट्रक्शन यानी कि संकुचन करती रहेंगी तो उनमें एक प्रकार का स्पाज्म विकसित हो जाता है। मतलब वो इतनी करड़ी हो जाते हैं, आपने देखा होगा जबड़े भिज जाना जिसे कहते हैं। तो प्रारंभिक संक्रमण में जबड़ों की मांसपेशियां बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, जबड़े बंद हो जाते हैं, और धीरे धीरे जितनी भी हमारे शरीर में स्केलेटल मसल्स हैं, कंकाली पेशियां हैं, वो प्रभावित होती हैं। शरीर बिल्कुल जिसे धनुष बाण की तरीके से हो जाता है, जैसे धनुष होता है उस तरीके से हो जाता है, क्योंकि सारी कंकाली पेशियां जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो स्पाज्म में आ जाती हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ उनको संकुचन का सिग्नल मिल रहा है, रिलैक्सेशन का सिग्नल नहीं मिल रहा है। अंत में श्वसन पेशियां भी जो उससे जुड़ी होती हैं, जब संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो वो श्वसन पेशियों तक आएगा, और श्वसन पेशियां भी धीरे धीरे यही स्थिति पे आ जाती हैं कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती हैं, रिलैक्सेशन नहीं कर रही होती हैं। तो उनका कार्य प्रभावित होता है, काम करना बंद कर देती हैं, और टेटनस के एंड में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव का तरीका ये है कि आप प्रारंभ में ही टेटनस का इंजेक्शन लगा लें। बच्चों, ये गर्भावस्था के अंदर भी टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जिस समय डिलीवरी हो उस समय माँ और शिशु को किसी भी प्रकार का टेटनस का इन्फेक्शन ना हो। तो टेटनस का इंजेक्शन समय समय पे यदि आपको कोई चोट ऐसे जंग लगे हुए लोहे से लग जाए या जिससे आपको एकदम से खून निकलने लगे,
तो डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप बिना समय लगाए टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में टेटनस की संक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है, बहुत जल्दी से ये डायबिटिक के पेशेंट्स संक्रमित हो जाते हैं। और बच्चों में प्रारंभ से ही डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और नवजात को प्रारंभ में ही डीपीटी का लगता है और 5 वर्ष की उम्र में और 12 वर्ष की उम्र में टेटनस का डीपीटी का बूस्टर डोज अवश्य लगवा लेनी चाहिए। थैंक यू।